गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें कक्षा 10वीं हिंदी ब कोर्स व्याकरण विभाग का प्रथम लेसन पदबंध पढ़ना है। पदबंध तथा पदबंध के भेद। पदबंध पदबंध के भेद। अभी पदबंध एवं पदबंध के भेद पढ़ने से पहले इसका जो बेसिक है अर्थात जो बेस है वो बेस हमारा क्लियर होना, स्पष्ट होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें शब्द व पद, ये जो दो पदबंध की जो नींव है, ये नींव सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पष्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको शब्द के बारे में, शब्द की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर करूँगी कि सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो शब्द अर्थात वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। शब्द, इसमें शब्दों के कुछ स्वतंत्र नोट्स है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, शब्द भाषा की एक छोटी सी इकाई है ना। इसे इकाई कहा जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि भाषा की जो लघुत्तम सार्थक स्वतंत्र इकाई शब्द कहलाती है। और जब तक कोई अर्थवान वर्ण समूह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्दकोश में पाए जाने वाले सब शब्द शब्द कहलाते हैं क्योंकि वे अर्थवान भी होते हैं तथा स्वतंत्र होते हैं और वो वाक्य से बाहर होते हैं, वो वाक्य में जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने शब्दों की व्याख्या देख ली कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं और वो भाषा की एक छोटी सी इकाई होती है ना। तो फॉर द एग्जाम्पल अभी हम उदाहरण कैसे लेते हैं। उदाहरण, ये मैंने क शब्द ले लिया, ये मैंने म लिया और ये ल, है ना। ये वर्ण है, ये क्या है, 12 खड़ी है ना, जिसे आप अंग्रेजी में इसको अल्फ़ाबेट कहते हो ना। तो ये क में मैंने म मिला दिया, म में मैंने ल मिला दिया, तो ये संपूर्ण शब्द क्या हो गया, कमल, है ना। यानी कमल, ये सबसे पहले तो ये वर्णों का समूह है, उसके बाद ये स्वतंत्र शब्द है और ये भाषा की छोटी सी इकाई है। यानी केवल सिंगल ही हमें नज़र आ रहा है, हमें केवल ये सिंगल ही नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारे कंसेप्ट पूर्ण क्लियर हो चुकी है शब्द की। अभी हमें देखना है पद, अभी हमें पद देखना है। शब्द देख लिया हमने, अभी हमें पद देखना है ना। तो अभी देखो पद। तो सबसे पहले जो पद की जो व्याख्या होती है, डेफिनेशन होती है, वही हमें क्या करनी है, यहाँ पर स्पष्ट करनी है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त यानी वाक्य में उसका उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है, तब वह पद कहलाता है, पद कहलाता है ना। यानी जिस प्रकार से मैंने शब्द में जो उदाहरण दिया कमल, तो उसी प्रकार से हम यही अगर उदाहरण लेंगे पद में तो आपकी कंसेप्ट पूर्ण क्लियर हो जाएगी। कि मैंने पद की व्याख्या क्या बताई कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। हम कोई भी एक शब्द ले सकते हैं, हम कमल ही क्यों ना ले, है ना। हमें कौन सा शब्द लेना है, अभी कमल ही लेना है।
उदाहरण लेती हूँ। बगीचे में कमल के फूल खिले हैं। अभी यहाँ पर शब्द में ये स्वतंत्र शब्द था कमल, और वही कमल ये वाक्य में आ गया, वाक्य में जुड़ गया या वाक्य में प्रयुक्त हो गया, अथवा इस कमल शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ गया, तो तब ये पद कहलाता है। अब ये क्या कहलाएगा? पद, क्योंकि इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अभी जुड़ चुका है ना। बगीचे में कमल के फूल खिले हैं, तो ये क्या है? अभी ये पद बन चुका है। अभी ये तुम्हारी कंसेप्ट पूर्ण क्लियर हो चुकी है कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया, क प्लस म प्लस ल इक्वल कमल, और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। जिससे वही कमल शब्द मैंने लिया कि बगीचे में कमल के फूल खिले हैं, तो अभी ये शब्द क्या बन चुका है? पद। अभी शब्द और पद की जो कंसेप्ट है, शब्द और पद की कंसेप्ट आपकी पूर्ण क्लियर हो चुकी है। अभी हमें हमारे कक्षा 10वीं के बी कोर्स हिंदी में जो व्याकरण का सबसे पहला पाठ है पदबंध, अभी हमें पदबंध की कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो पदबंध, तो पदबंध की जो व्याख्या है कि जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी एक व्याकरणिक इकाई, जैसे वो व्याकरणिक इकाई संज्ञा हो सकती है, वह व्याकरणिक इकाई सर्वनाम हो सकती है, संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। वह व्याकरणिक इकाई विशेषण अर्थात एडजेक्टिव भी हो सकती है, वह व्याकरणिक क्रिया भी हो सकती है, और वह व्याकरणिक इकाई क्रिया विशेषण भी हो सकती है। और आदि की जगह प्रयुक्त हो तो उस बंधी इकाई को, यानी पदबंध, यहाँ उसको बंद क्या हो जाता है? दूसरों के साथ वो बाउंड हो जाता है। बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं, है ना। अभी मैंने ये शब्द में कमल शब्द लिया और वही उसका वाक्य में प्रयोग किया मैंने, इसका वाक्य में उपयोग किया मैंने। तो ये कमल जो पद है ये बगीचे में, तो इन शब्द के साथ ये जुड़ चुका है, तो ये पद कहलाया है। और यही कमल जो शब्द है, देखो अभी फॉर द उदाहरण यहाँ मैंने बताया आपको कि जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में, है ना, यानी एक पद है कमल और उसके साथ और दूसरा जुड़ गया है, और तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है इसके साथ जुड़ा हुआ, है ना। यानी एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी एक व्याकरणिक इकाई, जैसे वो इकाई संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकती है, क्रिया भी हो सकती है, और क्रिया विशेषण आदि की जगह जब प्रयुक्त हो तो उस बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। यही उदाहरण मैं लेती हूँ कि उदाहरण पदबंध में यही उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि उदाहरणार्थ कि बगीचे में रंग बिरंगी बहुत सुंदर कमल
के फूल खिले हैं। अभी यहाँ पर ये जो बगीचे में रंग बिरंगी बहुत सुंदर कमल के फूल खिले हैं, यहाँ पर जो शीर्ष पद है, प्रमुख पद क्या है? कमल है, क्योंकि यहाँ पर कमल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? कमल के बारे में, है ना। तो यहाँ पर कमल के बारे में कौन कौन से शब्द बता रहे हैं? कमल की जो स्पेशलिटी है या कमल का जो कार्य है या कमल किस प्रकार का है, ये कौन से शब्द बता रहे हैं? रंग बिरंगी बहुत सुंदर कमल के फूल खिले हैं, है ना। रंग बिरंगी बहुत सुंदर कमल, कमल कैसा है? रंग बिरंगी बहुत सुंदर है। यानी कमल शब्द किन शब्दों से जुड़ चुका है? एक रंग बिरंगी, दूसरा बहुत और तीसरा सुंदर। यानी ये एक से अधिक पद हो चुके हैं, है ना। जब एक, मैंने क्या बताया था अभी यहाँ डेफिनेशन में, जब एक से अधिक पद, ये देखो, एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी एक व्याकरणिक इकाई, अभी एक व्याकरणिक इकाई में बंध गए हैं ये। अभी व्याकरणिक इकाई तुम कैसे, ये शीर्ष पद है, तो ये कमल क्या है? ये कमल क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है, ये पहचानना आवश्यक है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हो, मराठी में भी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, है ना। तो ये लिहाजा ये बिल्कुल ये कंसेप्ट आपकी ये क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर जो कमल है ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा, यानी ये स्पेशल नाउन है ना। तो यानी कमल जब हम शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे मुंह से निकालते हैं, तो हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने कमल की प्रतिमा आती है। प्रतिमा आती है कि नहीं? तो ये कमल क्या है? शीर्ष पद है इसीलिए। और ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। और वैसे भी ये जो कमल है, कमल की जो स्पेशलिटी, ये जो शब्द बता रहे हैं, तो इसमें ये पद शीर्ष है और ये आखिरी आया है ना। तो हमेशा आखिरी आने वाले पद संज्ञा पदबंध कहलाते हैं तथा इसकी पहचान क्या है? ये नाउन है। कमल क्या है? नाउन है, यानी किसी चीज़ का नाम है। संज्ञा की व्याख्या तुम्हें मालूम है, किसी चीज़, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है? ये पदबंध, ये पूर्ण इकाई में ये कमल ये पद बंध चुका है। तो ये पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध है ना। ये क्या हो चुका? संज्ञा पदबंध। तो इस प्रकार से हम पदबंध की पहचान कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले वाक्य में देखना है कि कौन सा पद शीर्ष पद है, कौन सा पद शीर्ष पद है, और इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? उस पद के साथ कितने शब्द जुड़े हुए हैं और वो शब्द ही उस पद में एक इकाई में बंध जाते हैं, तो वो पूर्ण रूप से क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। अभी यहाँ तक हमने देख लिया कि ये पदबंध है। अभी हमें आगे देखना है कि पदबंध के जो प्रकार है, ये व्याख्या में ही उसके जो भेद आ चुके हैं पदबंध के। तो पदबंध के भेद जो हैं इस प्रकार से हैं कि पदबंध के 5 प्रकार के भेद होते हैं। पहला जो प्रकार है संज्ञा पदबंध, इसे आप अंग्रेजी में नाउन फ्रेज कहेंगे। सर्वनाम पदबंध, इसे प्रोनाउन फ्रेज कहेंगे। विशेषण पदबंध, इसे एग्जेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्रिया पदबंध, इसे वर्ब फ्रेज कहेंगे। और क्रिया विशेषण पदबंध, इसे एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें अभी देखना है जो प्रथम प्रकार है संज्ञा पदबंध, यानी नाउन फ्रेज हमें देखना है। तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध का अर्थ देखना आवश्यक है कि जिस प्रकार से हम संज्ञा पदबंध का अर्थ देखते हैं, उससे पहले जो नाउन होता है, नाउन की कंसेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए, तभी तो हम पहचान पाएंगे कि इस वाक्य में मेन शीर्ष पद कौन सा नाउन है, कौन सा संज्ञा है।
तो पहले सबसे पहले उसकी हम व्याख्या देख लेंगे, कंसेप्ट देख लेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन है ना, मोहन व्यक्ति आ गया, वस्तु टेबल आ चुकी, जाति यानी गाय कॉमन नाउन है, या भाव यानी मिठास वगैरह, या स्थान जैसे भारत के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। ये कंसेप्ट तुम्हारी क्लियर हो गई कि संज्ञा किसे कहते हैं। अभी हमें चलना है मेन पॉइंट पर कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। तो संज्ञा पदबंध अर्थात संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी वाक्य में जो शीर्ष पद होता है वो शीर्ष पद पहचानना है, और वो शीर्ष पद कौन से प्रकार का है। अगर वो संज्ञा इस प्रकार का है तो हम उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे इसमें शीर्ष पद, प्रमुख पद संज्ञा पद ही होता है, और अन्य शेष पद उस पर आश्रित पद होते हैं। यानी वो जब शीर्ष पद किसी अन्य शब्दों के साथ जुड़ जाते, बंधी इकाई में जुड़ जाते, तो वो जो अन्य शब्द होते वो उस पर आश्रित पद होते। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि उदाहरण में मैंने आपको बताया कि बगीचे में रंग बिरंगी बहुत सुंदर कमल के फूल खिले हैं। तो कमल ये क्या है, शीर्ष पद है ना। और उसके साथ जो अन्य पद जुड़ चुके हैं, रंग बिरंगी बहुत सुंदर, ये कमल की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये आश्रित पद है, ये कमल के साथ जुड़ चुके हैं। तो उसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण देख सकते हैं संज्ञा पदबंध के, जैसे कि नाव उफनती नदी में डूब गई, है ना। तो यहाँ पर हमें शीर्ष पद कौन सा नजर आ रहा है, नदी, है ना। और नदी ये कैसी है, नदी उफनती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा जो संज्ञा पदबंध होता है वो संज्ञा पदबंध हमेशा यानी जो शब्द होता है वो हमेशा आखिरी में होता है। अगर आपको अंडरलाइन आती है कि उफनती नदी में, इस वाक्य में पदबंध पहचानिए, तो ऑब्वियसली अगर आपको शीर्ष पद नहीं पहचानते आया और अगर अंडरलाइन दी गई है, यहाँ पर रेखा खींची गई है, तो आखिरी वाला जो पद है वो पद देखना। और ये नदी क्या है, कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, ये संज्ञा पदबंध हो गया। यानी यहाँ पर इस वाक्य में शीर्ष पद क्या है, नदी है। और नाव में डूब गई, नाव उफनती नदी में डूब गई। यहाँ पर ये जो नदी है ये शीर्ष पद है, और नाव उफनती में डूब गई ये सब आश्रित पद है। ये उफनती नदी, ये नदी के साथ नाव उफनती नदी, ये जो नदी है नदी के साथ ये नाव उफनती, ये दो पद जुड़ चुके हैं और ये फिर एक बंधी इकाई में आ चुके हैं। और इसीलिए ये जो नदी है, नदी क्या है, शीर्ष पद है और ये संज्ञा पदबंध है। सेकंड उदाहरण लेते हैं हम कि छत पर रहने वाला कबूतर आज दिखाई नहीं पड़ा। अभी यहाँ पर जो छत पर रहने वाला कबूतर आज दिखाई नहीं पड़ा, यहाँ पर जो कबूतर है ये क्या है, शीर्ष पद है। कबूतर क्या है, शीर्ष पद है। और ये इसके साथ अन्य शब्द कौन से जुड़ चुके हैं, छत पर रहने वाला, तो ये सब आश्रित पद है। ये क्या है, उस पर आधारित ये आश्रित पद है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है। तीसरा उदाहरण हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ले सकते हैं कि लंदन से आए हुए मेहमान आगरा गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो शीर्ष पद है ये कौन सा है, मेहमान। शीर्ष पद कौन सा है, मेहमान, यानी मेहमानों के बारे में बताया गया है। वो कहाँ से आए हैं, लंदन से आए हुए। तो ये जो इतने जो पद है, लंदन, आए हुए, तो ये पद
मेहमान यानी ये शीर्ष पद के साथ जुड़ चुका है, यानी ये एक प्रकार से बंधी इकाई बन चुकी है। और जैसे कि मैंने बताया, इस बंधी इकाई में सबसे लास्ट वाला जो शब्द है वो कौन सा है? मेहमान। तो मेहमान क्या है? कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध बन गया। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। यहाँ पर जो रावण है, रावण पर क्या हो रही है? क्रिया हो रही है ना? रावण पर क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो ये रावण ये शीर्ष पद है ना? और राम ने लंका के राजा, ये जो अन्य पद उसके साथ जुड़ चुके हैं, वो एक प्रकार से रावण ये शब्द एक बंधी इकाई में बंध चुका है। और वो इकाई कौन सी है? संज्ञा। वो इकाई कौन सी है? संज्ञा। रावण संज्ञा है कि नहीं? तो ये पूर्ण क्या बन चुका है? संज्ञा पदबंध। ये पूर्ण क्या है? पदबंध क्यों यूज करते हैं हम? इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रावण के साथ ये अन्य शब्द भी, ये अन्य पद भी जुड़ चुके हैं, इसलिए रावण ये एक बंधी इकाई में बंध चुका है, इसलिए ये पदबंध है। उसके बाद हम चौथा उदाहरण लेते हैं कि कभी असत्य न बोलने वाले व्यक्ति देश के गौरव होते हैं, है ना? तो यहाँ पर कभी असत्य न बोलने वाले व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति ये क्या है? शीर्ष पद है, यानी व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है कि वो कभी असत्य नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति शब्द, कभी, असत्य, बोलने वाले, यानी ये तीन शब्दों के साथ, और ये कारक उसमें आ गया है ना? सब कारक होते हैं ना, से, के, न, को, के लिए, तो ये कारक भी इसमें बीच में आ गया है। तो इस प्रकार से ये सब तीनों पद व्यक्ति के साथ, यानी मेन शीर्ष पद के साथ जुड़ गए, तो ये आश्रित पद हैं। और ये मेन पद क्या हो गया? पदबंध हो गया। और व्यक्ति ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इसीलिए ये संज्ञा पदबंध हो चुका है। अभी आपको इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध छाटिए। अभी आपको क्या करना है? संज्ञा पदबंध निकालना है। आपको इस प्रकार से ये जो मैंने लकीर खींच के दी है, वो लकीर खींच के देने वाले नहीं हैं, आपको इसमें छाटना है। तो जैसे कि अगर लकीर खींची हुई है तो मैंने बताया जो लास्ट वाला शब्द देखना, लास्ट वाला शब्द जिस प्रकार से वो संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया है, क्या क्रिया विशेषण, उस प्रकार से उसे लिख लेना है ना, कि ये कौन सा पदबंध है। परंतु अगर यहाँ पर लकीर नहीं दी गई है तो तुम किस प्रकार से पदबंध तुम्हें छाटना होगा। तो इधर उधर भटकने वाला रामलाल धीरे धीरे पहुंच ही गया। यहाँ पर तुम्हें इस वाक्य में शीर्ष पद कौन सा लग रहा है? रामलाल, है ना? क्योंकि रामलाल किस प्रकार का इंसान है? वो है इधर उधर भटकने वाला, यानी रामलाल के साथ इधर उधर भटकने वाला, ये तीन पद जुड़ चुके हैं। और रामलाल इन पदों के साथ एक बंधी इकाई में बंध चुका है, और इसीलिए रामलाल क्या है? संज्ञा पदबंध है। और इस प्रकार से तुम ऐसे लकीर खींचकर इसका प्रकार लिख सकते हो कि ये संज्ञा पदबंध है। दूसरा उदाहरण हम लेंगे, तेरे जैसे निकम्मे लोग कभी सफल नहीं हो पाते, है ना? तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? कि तेरे जैसे निकम्मे लोग, है ना? निकम्मे लोग, यानी लोग ये क्या है? शीर्ष पद है। और वो किसके साथ जुड़ चुका है? किन पदों के साथ? तेरे जैसे निकम्मे, और इसलिए ये क्या बन चुका है? एक प्रकार से संज्ञा पदबंध, है ना? तीसरा, बुढ़िया ने अपना सामान जीर्ण शीर्ण बक्से में उठाकर रख लिया होगा। बुढ़िया ने अपना सामान जीर्ण शीर्ण बक्से में उठाकर रख लिया होगा, है ना? तो यहाँ पर
शीर्ष पद क्या है? बुढ़िया, क्योंकि सामान जीर्ण शीर्ण सामान किसने रखा है? बुढ़िया ने। तो बुढ़िया ये शब्द किन अन्य पदों के साथ जुड़ चुका है? बुढ़िया ये पद किन अन्य पदों के साथ जुड़ चुका है? अपना सामान जीर्ण शीर्ण बक्से में, क्योंकि ये क्रिया है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो चुका है? संज्ञा पदबंध हो चुका है। उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा, यानी रेखांकित किया हुआ है पदबंध, तो आपको क्या करना है? वो पदबंध पढ़ना है और जहाँ तक अंडरलाइन है आखिरी वाला शब्द आपको देखना है कि सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा वहाँ जाकर बैठ गया। अरे वाह, इसमें तो अंडरलाइन जिसको है उसका लास्ट शब्द है बूढ़ा, तो ये हम क्या कर सकते हैं? इसे संज्ञा पदबंध हम कह डालेंगे। इस गली में सबसे बड़ा मकान गुप्ता जी का है। यहाँ पर क्या किया है? लकीर खींची हुई है पदबंध के नीचे, यानी सबसे आखिरी वाला शब्द कौन सा है? मकान है। और मकान के साथ गली में सबसे बड़ा, ये अन्य शब्द उसमें जुड़ चुके, यानी ये एक बंधी इकाई में बंध चुका है और इसलिए मकान क्या हो गया? ये संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा की व्याख्या तुम आपको मालूम है और मैंने पढ़ाई भी है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, जगह, है ना, अथवा किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद ऊंचे ऊंचे मनोरम ये खेत बहुत सुंदर लगते हैं। ऊंचे ऊंचे मनोरम क्या है? खेत। खेत क्या है? ये शीर्ष पद है और उसके साथ अन्य शब्द कौन से जुड़ चुके हैं? ऊंचे ऊंचे मनोरम। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। सदा खुश रहने वाला रमेश आज उदास है। यहाँ पर सदा खुश रहने वाला कौन है? रमेश, है ना। ये रमेश ये शीर्ष पद है और सदा खुश रहने वाला ये उस पर आश्रित पद है, सदा खुश और रहने वाला। तो इसीलिए रमेश क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। अभी हमें पदबंध का दूसरा प्रकार सीखना है, सर्वनाम पदबंध अर्थात प्रोनाउन फ्रेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम की जो डेफिनेशन होती है, व्याख्या होती है, कंसेप्ट क्या होती है कि संज्ञा के अथवा सर्वनाम के जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें पदबंध नहीं पढ़ना है, इसलिए हम ये सर्वनाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसकी व्याख्या लेंगे और फिर नीचे हम क्या करेंगे? पदबंध पढ़ेंगे कि संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर संज्ञा यानी किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है या कोई भाव भी हो सकता है। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? हम होता है, तुम होता है, आप होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, उसने, उनसे, है ना। तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। आपने पहचान लिया। और अंग्रेजी में मालूम है आपको, ही, शी, इट, ये सब क्या है? देयर, ये सब क्या है? सर्वनाम है। दे। तो इस प्रकार से अभी हमें ये सर्वनाम की हमने जो व्याख्या पढ़ी, अभी हमें सर्वनाम पदबंध क्या है ये पढ़ना है कि सर्वनाम का काम करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं, है ना। यानी सर्वनाम कहाँ पर प्रयुक्त करते हैं? सर्वनाम संज्ञा की जगह पर। सर्वनाम कहाँ पर प्रयुक्त करते हैं? संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त करते हैं। तो वही सर्वनाम पदबंध कैसे कहलाते हैं कि जब वो सर्वनाम का काम करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, हमेशा शोर करने वाला वह आज शांत है ना। अभी हमेशा शोर करने वाला कौन है? वह, है ना। इसमें यहाँ पर संज्ञा इस्तेमाल नहीं की गई है, यहाँ पर संज्ञा की जगह सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है। तो वह कैसा है? हमेशा शोर करने वाला, यानी वह ये शीर्ष पद है और उसके साथ
हमेशा शोर करने वाला, ये अन्य पद जुड़ चुके, यानी वह का संबंध इन अन्य पदों के साथ आ चुका है, तो ये एक बंधी इकाई में बंध चुका है और इसीलिए कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि चोट खाया हुआ कौन है? तुम है ना। तो तुम, ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध, क्योंकि उस पर आश्रित चोट खाए हुए ये आश्रित पद है और ये आश्रित पद के साथ इसका तुम का संबंध जुड़ चुका है, इसलिए ये एक बंधी इकाई में बन चुका है। क्योंकि तुम ये पद है और वो एक शब्द की छोटी सी इकाई है, परंतु उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ भी आ चुका है और ये एक बंधी इकाई में तुम शब्द बंध चुका है और इसलिए ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। तकदीर का मारा मैं वहां जा पहुंचा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? तकदीर का मारा मैं कैसा है? यहाँ पर ये सर्वनाम है और ये शीर्ष पद है और वो कैसा है? तकदीर का मारा इन पदों के साथ जुड़ चुका है। ये तो क्रिया है, वहां जा पहुंचा। तो मैं के बारे में यहाँ पर स्पेशलिटी बताई जा रही है, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। सदैव चिढ़ने वाले हम उस दिन शांत बैठे। अभी हम कैसे हैं? हम ये शीर्ष पद है यहाँ पर और वो कैसे हैं? हम सदैव चिढ़ने वाले। ये यहाँ पर ये शीर्ष पद, हम ये शीर्ष पद के साथ ये जो आश्रित पद जुड़ चुका है, सदैव चिढ़ने वाले, और इसलिए ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से पहचान पाओगे। जैसे कि मैं और एक उदाहरण देती हूँ, एक दो उदाहरण देती हूँ कि अनेक दिनों तक खोज में लगा हुआ मैं कृष्णराज आखिरकार सत्य पा गया, है ना। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? कि मैं, यानी मैं कौन है? कृष्णराज। कि वो क्या कर रहा है? कि अनेक दिनों तक खोज में लगा हुआ है ना। तो मैं ये क्या है? सर्वनाम पदबंध यहाँ पर बन चुका है। अभी देखो यहाँ पर, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तो मैं ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है और वो क्या दर्शा रहा है? कि इतने दिनों से वो काम करने वाला, ये इन अन्य आश्रित पदों के साथ वो जुड़ चुका है। अभी हम तीसरा प्रकार देखेंगे, विशेषण पदबंध। इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले हमें विशेषण पदबंध की व्याख्या नहीं बल्कि विशेषण की डेफिनेशन देखनी है कि संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा और सर्वनाम से जुड़कर आते हैं, कभी पहले आते हैं कभी बाद में आते हैं। वो शब्द होते हैं सुंदर, होशियार, नीला, लाल, खुशबू, चालाक, मंद, बड़ा, छोटा, तेज आदि, है ना। तो इसके बाद हमें अभी देखना है कि विशेषण पदबंध क्या है। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते। उदाहरण, सुशीला गुणवती, सुंदर और विनम्र कन्या थी। यहाँ सुशीला ये क्या है? नाउन, संज्ञा है ना। और ये संज्ञा की स्पेशलिटी कौन से शब्द बता रहे हैं? गुणवती, सुंदर और विनम्र कन्या थी। क्योंकि हमें क्या करना है? व्याख्या के साथ पदबंध, जिस प्रकार से व्याख्या दी गई है उसी प्रकार से हमें पदबंध को क्या करना है? पहचानना है। अभी या तुम शीर्ष और आश्रित पद ढूंढने की कोशिश नहीं करना। अभी क्या करना है कि विशेषण की सबसे पहले व्याख्या देखना है। विशेषण की व्याख्या क्या है? कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो हम इस वाक्य में देखते हैं कि सुशीला ये क्या है? संज्ञा है ना। तो सुशीला कैसी है? उसमें कितनी क्वालिटीज हैं, कितने गुण हैं? वो गुणवती है, सुंदर है और विनम्र कन्या थी।
तो यहाँ पर सुशीला की ये स्पेशलिटी बताई गई है और इसीलिए ये क्या है, ये पूर्ण एक विशेषण पदबंध है। ये क्या है, सब विशेषण आ चुके हैं, ये सब क्या है, विशेषण पदबंध है। परंतु कभी कभी संज्ञा भी विशेषण का कार्य करती है, जब वाक्य में दो संज्ञाएं आती है जिसमें एक संज्ञा दूसरे संज्ञा की विशेषता बताती है। जिस प्रकार से देखो, घोंसलों में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। अभी यहाँ पर चिड़िया ये क्या है, संज्ञा है, परंतु वो चिड़िया क्या है, कैसी है, घोंसले में रहने वाली, यानी ये उसकी स्पेशलिटी है। और हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये चिड़िया, ये संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन से शब्द, अन्य पद बता रहे हैं, ये घोंसले में रहने वाली चिड़िया। तो इस प्रकार से तुम व्याख्या के जरिए ही हर पदबंध की कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें अगर व्याख्या मालूम है विशेषण किसे कहते हैं, तो तुम वाक्य में विशेषण तुरंत पहचान लोगे, है ना। अभी देखो आगे, आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। अभी आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। अभी यहाँ पर बाज के बारे में क्या बताया गया है कि वो आकाश में उड़ते हुए, उड़ता हुआ बाज क्या करता है, चिड़िया पकड़ता है। ये बाज कहाँ उड़ रहा है, आकाश में। तो आकाश में उड़ते हुए ये क्या है, ये विशेषण है। यानी बाज के बारे में क्या बताया गया है कि वो आकाश में उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम विशेषण पदबंध देख सकते कि आप सचमुच महान दयावान हैं, आप सचमुच महान दयावान हैं। तो यहाँ पर आप, ये क्या है, सर्वनाम है ना। और आपके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह महान और दयावान है। वह कैसा है, महान और दयावान, उसमें ये क्वालिटीज है, इसलिए ये क्या बन चुका है, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखो, मोदी जी जैसे कर्मयोगी आजकल दुर्लभ है। अभी यहाँ पर मोदी जी के बारे में क्या बताया है कि वो कर्मयोगी है, निरंतर काम करने वाले हैं। तो कर्मयोगी आजकल दुर्लभ है, क्योंकि कर्मयोगी के साथ कौन से पद जुड़ चुके हैं, आजकल दुर्लभ है। तो ये एक पदबंध बन चुका है, क्योंकि हमेशा जो शीर्ष पद होता है, शीर्ष पदों के साथ अगर अन्य पद में, बार बार आपको स्पष्ट कर रही हूँ कि शीर्ष पद होता है और शीर्ष पदों के साथ अन्य पद जब जुड़ जाते हैं तो वो एक पदबंध बंधी इकाई में बंध जाता है, और उसका जो शीर्ष पद होता है वो पदबंध होता है। शीर्ष पद यहाँ पर कर्मयोगी है और इसीलिए ये विशेषण पदबंध है ना। उसके बाद देखो, रात में भौंकने वाला कुत्ता मर गया, है ना। तो यहाँ पर जो कुत्ता है, जो संज्ञा है, संज्ञा की स्पेशलिटी क्या बताए कि वो रात में भौंकता है ना, ये उसकी स्पेशलिटी है और इसलिए ये क्या है, ये विशेषण पदबंध बन चुका है। और कई उदाहरण विशेषण पदबंध के ले सकते हैं हम कि धोनी बहुत अच्छा खेलता है। अभी यहाँ धोनी के बारे में बताया गया है। ये उदाहरण आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मैंने धोनी जी का नाम लिया है। वो कैसे खेलता है, कैसी क्रिया करता है, वो बहुत अच्छी खेलने की क्रिया करता है ना। धोनी के बारे में क्या बताया है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। तो बहुत अच्छा ये क्या है, यहाँ पर विशेषण पदबंध है। अभी हम चौथा भेद देखते हैं, क्रिया पदबंध, वर्ब फ्रेज। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, क्रिया की डेफिनेशन देखनी है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, यानी जिससे हमें कंप्लीट सेंटेंस की अनुभूति होती है। जिस शब्दों से हमें कंप्लीट सेंटेंस की अनुभूति होती है, यानी वाक्य की पूर्णता जिस शब्द से होती है उसे क्रिया कहते हैं।
जैसे क्रिया पढ़ना, उठना, पीना, गिरना, भागना, लिखना, ऐसे हो सकती है। तो उसी प्रकार से क्रियापदबंध की व्याख्या क्या है कि एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य कर रहे हो उसे क्रियापदबंध कहते हैं। एक से अधिक क्यों बताया है? क्योंकि मेन क्रिया होती है और बाद में हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हैं, सहायक क्रियाएं भी होती हैं। तो उदाहरण के लिए देखो, अभी जो छात्र परिश्रम करेंगे वे ही परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो छात्र परिश्रम करेंगे वे ही परीक्षा में उत्तीर्ण ये क्या है? शीर्ष पद है। और जो छात्र परिश्रम करेंगे वे ही परीक्षा में होंगे, यह बिल्कुल आश्रित पद है। तो मेन क्रिया कौन सी है? उत्तीर्ण होने की, और इसलिए ये क्या है? ये क्रियापदबंध बन चुका है। अभी क्रियापदबंध हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि पतंग हवा में उड़ती चली गई, है ना? पतंग हवा में उड़ती चली गई, यहाँ पर मेन क्रिया क्या हो रही है? उड़ने की क्रिया हो रही है। और ये चली गई ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये फ्लाइंग क्या है? मेन वर्ब है। और चली गई ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसे आप कहते हैं। क्रियापदबंध पहचानना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो इस प्रकार से जिस वाक्य में कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, तो निश्चिंत वो क्रियापदबंध ही कहलाता है। यानी एक क्लूज आप इस प्रकार से क्रियापदबंध का पहचान सकते हैं। जैसे दिन रात परिश्रम करने वाले सफल होते हैं, है ना? यहाँ दिन रात क्या है? दिन रात ये सब्जेक्ट है, दिन रात करने वाले ये सब्जेक्ट है, और परिश्रम ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? कर्म है। दिन रात ये क्या है? कर्ता है। दिन रात करने वाले ये कर्ता है, और परिश्रम ये क्या है? कर्म है। और क्रिया कौन सी है? सफल होते हैं, यानी ये शीर्ष पद है। अगर परिश्रम किया तो वो सफल होते, सफल होते ये क्या है? शीर्ष पद है, इसलिए ये क्रियापदबंध कहलाएगा। सोहन गिर ही पड़ा। अभी सोहन के बारे में क्या बताया कि वो गिर पड़ा, यानी मेन क्रिया क्या हो रही? गिरने की, है ना? पड़ा ये क्या है? सहायक क्रिया है, और इसलिए ये कौन सा पदबंध है? क्रियापदबंध है। इसमें आपको नजर आ रहा है क्या? क्योंकि आप कहेंगे कि मिस ये सोहन गिर ही पड़ा, तो ये सोहन इसमें संज्ञा आई, तो ये संज्ञा पदबंध भी हो सकता है। तो नहीं, क्योंकि पदबंध की व्याख्या क्या है कि वो कभी भी सिंगल नहीं होता है। वो पद जिसके साथ जिसका संबंध अन्य पदों के साथ आता है। अभी सोहन का संबंध कुछ अन्य पद आ रहे हैं क्या सोहन के साथ? नहीं, डायरेक्टली ये क्रिया आ चुकी है। तो इस प्रकार से सोहन ये सिंगल पद है। सोहन ये क्या है? सिंगल। तो ये पदबंध, संज्ञा पदबंध हम नहीं कह सकते, ये पदबंध नहीं। देखना कहीं गिर ना जाओ, है ना? यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसमें मेन क्रिया क्या है? गिर जाने की, तो ये क्रियापदबंध हो चुका है। आगे देखो, विद्यार्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर विद्यार्थियों के बारे में वो कौन सी क्रिया कर रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया? ये क्रियापदबंध। घोड़े मैदान में हिन हिना रहे होंगे, तो यहाँ पर हिन हिना रहे होंगे ये क्या है? मेन क्रिया है, ये शीर्ष पद है, और इसलिए ये क्रिया पदबंध है। हिरन जान बचाकर भाग गए, हिरन जान बचाकर भाग गए। यहाँ पर हिरन से क्या हो रहा है? भागने की क्रिया हो रही है, तो भाग गए ये क्या है? पदबंध है, क्रिया पदबंध, क्योंकि भाग ये मेन क्रिया है और गए ये क्या है? सहायक क्रिया है। अभी हम सबसे आखिरी वाला प्रकार जो देखेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध, एडवर्ब फ्रेज। तो सबसे पहले हमें क्रिया विशेषण की व्याख्या देखनी है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना? जिस प्रकार से हमने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, वैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं।
क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया के पहले आता है, ये नोट यानी ध्यान में ही रखना चाहिए। उदाहरण, धीरे धीरे, तेजी से, आराम से, कोने कोने तक, के बाद, अधिक, कम आदि। अभी देखो क्रिया विशेषण पदबंध की व्याख्या क्या है कि क्रिया विशेषण पद की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, वह बहुत धीरे धीरे उठा। अभी आप कहोगे कि मिस ये वह बहुत, ये वह, ये संज्ञा पदबंध हो, परंतु ये क्या है, ये पद अकेला है, इसके साथ अन्य शब्द नहीं जुड़े हैं। वह के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, परंतु यहाँ क्रिया के बारे में बताया गया है कि वह बहुत धीरे धीरे उठा। वो कैसे उठा, धीरे धीरे, है ना। तो उठा ये मेन क्रिया है, और वो कैसे उठ रहा है, धीरे धीरे, यानी जैसे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें धीरे धीरे ये शीर्ष पद है और बहुत ये आश्रित पद है, और इसीलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। छोटे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। अभी बच्चे यहाँ गिर रहे हैं, परंतु गिरने की क्रिया कैसे हो रही है, चलते चलते, यानी यहाँ पर ये जो वॉकिंग, ये चलने की जो क्रिया है, ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रही है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो चुका है ना। लता कोयल सा मीठा गाती है। अभी आप कहोगे कि कोयल सा मीठा, यानी मिस ये विशेषण पदबंध हो चुका है, पर नहीं, यहाँ पर गाने की क्रिया हो रही है। और गाना कैसे हो रहा है, सिंगिंग की क्रिया हो रही है। और सिंगिंग की क्रिया कैसे हो रही है, बिल्कुल मेलोडियस, यानी मीठी क्रिया हो रही है। यानी यहाँ पर क्रिया की विशेषता मीठा ये शब्द बता रहा है, इसलिए मीठा यहाँ पर क्या बन चुका है, क्रिया विशेषण शब्द बन चुका है, और इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। परीक्षाएं जून के बाद ही होगी। जैसे कि मैंने बताया, कुछ शब्द तुम याद ही कर लेना, जैसे धीरे धीरे, तेजी से, आराम से, कोने कोने तक, के बाद। अभी यहाँ प्रश्न आता है कि परीक्षा जून के बाद ही होगी, तो यहाँ पर हम के बाद आ चुका है ना, तो ये क्या है, यानी होगी, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर पूर्ण होता है। तो क्रिया कब होने वाली है, के बाद, जून के बाद। तो के बाद ये क्या बन चुका है, क्रिया विशेषण पदबंध। इस प्रकार से हम कह सकते कि मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। अभी यहाँ पर वेटिंग यानी प्रतीक्षा करने की क्रिया हो रही है रमा की, परंतु कब, आधी रात तक। यानी ये क्या बन चुका है, यानी ये जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता ये शब्द बता रहा है, और ये शब्द शीर्ष पद है, और इसीलिए क्या बन चुका है, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार से हम कई अन्य उदाहरण ले सकते कि मोहन खाना खाकर जल्दी सो गया, है ना। तो मोहन खाना खाकर सो गया, वो सो गया। यहाँ पर मोहन ये क्या है, करता है, खाना खाकर, यानी उसने कर्म क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, है ना, और वो जल्दी सो गया। यानी यहाँ पर ये क्रिया हो रही है, परंतु क्रिया कैसी हो रही है, सोने की क्रिया कैसी हो रही है, जल्दी हो गई है। तो इसलिए जल्दी ये शब्द शीर्ष पद है, और ये क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस प्रकार से आज के इस पीरियड में आपका पदबंध ये प्रकार पूर्ण हो चुका है। आज हमने शब्द, पद और पदबंध इनकी व्याख्या देखी तथा इनके उदाहरण देखे, और पदबंध के हमने भेद देखे। अभी आगे इसी चैनल पर मैं आपको दूसरा जो हमारा चैप्टर है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, वो पढ़ाऊंगी।